आज के इस सेगमेंट में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। वैसे तो ये तीनों टॉपिक काफी ही विस्तार में अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं तीनों टॉपिक को एक साथ तुलनात्मक रूप से आपको समझाना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट मैथमेटिकली ये तो जान जाते हैं कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल कैसे निकाला जाता है, बट उनको कभी ये नहीं पता चल पाता कि जो हम लोग किसी भी फंक्शन का, चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर हो, अगर स्केलर है तो ग्रेडियंट निकलेगा और वेक्टर है तो उसका डाइवर्जेंस एंड कर्ल निकलेगा। तो जब किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ज्योमेट्रिकली वो क्या दर्शाता है, और उसी प्रकार अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग डाइवर्जेंस एंड कर्ल निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, फिजिक्स में उसका विजुअलाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये सारा चीज आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक ही टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब तक इन तीनों को मैं एक ही टॉपिक में तुलना करके नहीं समझाऊंगा तब तक आप इन तीनों को कभी भी अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अलग अलग तो मैं विस्तार में इसको बाद में पढ़ाऊंगा, पर आज के टॉपिक में मैं तीनों को तुलनात्मक रूप में एक साथ आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझाने के लिए ब्लैंक पेज पे आता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है। अब वो फिजिकल क्वांटिटी होगा या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर। तो चलिए मैं एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूं जो कि स्केलर फंक्शन है, और एक और क्वांटिटी ले लेता हूं वेक्टर। तो अगर स्केलर है तो वो समथिंग, मान लीजिए एक मैं मान लेता हूं जैसे ये 3x² प्लस मान लीजिए 2y प्लस यहाँ पे z दिया हुआ है। ये एक स्केलर फंक्शन है, आप देख पा रहे होंगे इसमें कि ये स्केलर फंक्शन है। अगर मैं वेक्टर फंक्शन एक मान लेता हूं तो देखिए सेम मान लीजिए इसी फंक्शन को मैं वेक्टर बनाने की अब कोशिश करता हूं। जैसे ये 3x² यहाँ पे i कैप प्लस 2yj प्लस zk। अब आप बड़े अच्छे से इसी एग्जांपल से समझ गए होंगे कि स्केलर फंक्शन क्या होता है, वेक्टर फंक्शन। ये फाई जो है ये स्केलर है, इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप कोई वेक्टर का डिनोशन नहीं है, और ए वेक्टर क्या है, ये मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल पे हम लोग आते हैं। देखिए, अगर एक हमारे पास होता है हमारे पास ये डेल, इसको हम लोग वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ऐसे डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट रहेगा, जो भी इस पे मल्टीप्लाई करेंगे या जो भी ऑपरेट करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। अब देखिए, अगर ये जो डेल ऑपरेटर है इसका हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन ले तो वो तीनों चीजों का जन्म होगा। कैसे? अब अगर डेल ऑपरेटर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन ले फाई के साथ, जो कि स्केलर फंक्शन है, तो कुछ करना तो है नहीं, बस एक वेक्टर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस स्केलर फंक्शन से, तो जो भी चीज निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट। और ये ग्रेडियंट परफॉर्म कैसे होगा, मैं आपको यहीं पे परफॉर्म भी करके दिखा देता हूं। जैसे देखिए, ये आई कैप, अब यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स है, तो जब इसको आप फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फाई आ जाएगा, तो फाई की जगह 3x² प्लस 2y प्लस जेड प्लस सेकेंड क्या है, जे कैप डेल बाई डेल वाई, और फिर से यहाँ पे पाई को लिखिए 3x² प्लस 2y प्लस जेड प्लस यहाँ पे के कैप करिए एंड अगेन डेल बाई डेल जेड ऑफ अगेन उसी फाई को लिखिए। चलिए मैं केवल फाई लिख देता हूं। अब इसको जरा हल करिए तो देखिए ये क्या आता है। देखिए x के सापेक्ष में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 6x आई कैप प्लस बाकी सब तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे j वाले पे आ जाएंगे, तो y के सापेक्ष में तो यहाँ पे केवल 2 आएगा, तो 2j कैप। समझ में आया? प्लस यहाँ पे z का बाकी सब तो 0 आएगा, जब z का करेंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, k कैप। तो आपको यहाँ पे देखने को मिला कि किसी भी स्केलर फंक्शन का जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। ध्यान रहे, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन का निकाला जाता है, लेकिन किसी भी स्केलर फंक्शन का जब ग्रेडियंट निकाल लेते हैं तो ओवरऑल जो ग्रेडियंट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है। और वो दर्शाता क्या है? देखिए, किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट ये दर्शाता है कि उस स्केलर मतलब इसको पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैक्सिमम रेट ऑफ स्पेस चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन अलोंग दिस नॉर्मल। माने उस स्केलर फंक्शन का जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होता है स्पेस में, उसको दर्शाता है ग्रेडियंट। नहीं समझ में आया? कोई भी स्केलर फंक्शन स्पेस में
कितना तेजी से चेंज हो रहा है, कितना तेजी से जो उसका मैक्सिमम जो चेंज होगा उसको कैलकुलेट करता है ग्रेडियंट। यानी अगर किसी भी स्केलर फंक्शन का हमें मैक्सिमम स्पेस चेंज रेट कैलकुलेट करना है तो हम उसका ग्रेडियंट निकालेंगे। ये हुआ ग्रेडियंट का यहाँ पे मीनिंग। अब हम लोग आते हैं, ये ग्रेडियंट आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कि इसका डाइवर्जेंस और कर्ल कहां से आता है। देखिए अब इस डेल ऑपरेटर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन फाई के साथ ले लिए जो कि स्केलर फंक्शन था। अब इसी हम लोग डेल ऑपरेटर वेक्टर का अगर मैं इस वेक्टर क्वांटिटी ए के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन लूं तो आप लोग जानते हैं दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होता है। दो सदिश का गुणा दो प्रकार से होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं इस डेल ऑपरेटर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं ए वेक्टर के साथ तो जो निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंस। अभी मैं इसका फिजिकल मीनिंग बता रहा हूं कि डाइवर्जेंस बताता क्या है। और अगर इसी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं उसी वेक्टर के साथ तो जो भी निकल के आएगा उसको बोला जाएगा कर्ल। अब ये डाइवर्जेंस और कर्ल इसका नाम क्यों पड़ा, अब मैं इस पे आ रहा हूं। अब अगर आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है तो चलिए इसका डाइवर्जेंस आप कैलकुलेट करिए ये वेक्टर क्वांटिटी को रख के। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग इसको इस तरह के क्वेश्चंस 50 बार कर चुके हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज है अगर उसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। स्केलर आएगा ना। और जबकि दो वेक्टर क्वांटिटी डेल वेक्टर एंड ए वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो कर्ल आएगा वो वेक्टर आएगा। पहले ये याद रखिए कि डाइवर्जेंस जो निकल के आएगा दो वेक्टर क्वांटिटी का उसमें एक क्वांटिटी ये कंफर्म है कि वो डेल ही होना चाहिए, डेल ऑपरेटर, तो वो स्केलर आता है, यानी डाइवर्जेंस स्केलर आता है और कर्ल वेक्टर आता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि चलिए मैथमेटिकली तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिकली हम तुरंत ए वेक्टर का यहाँ वैल्यू रखेंगे और जैसे मैंने आपको ग्रेडियंट निकाल के दिखाया आप तुरंत आप इसका ये कैलकुलेट कर सकते हैं, तुरंत ये आ जाएगा, आपका स्केलर आ जाएगा। बहुत आसान है कैलकुलेट करना, मैं यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करूंगा, लंबा हो जाएगा। मैं आपको कुछ और चीज समझाना चाहता हूँ कि देखिए जब भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस निकाला जाता है ना तो उसका मतलब ये है कि मैं उस वेक्टर क्वांटिटी को चेक कर रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्वांटिटी डाइवर्ज कर रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर इस वेक्टर क्वांटिटी ए का अगर मैं डाइवर्जेंस निकाला और वो पॉजिटिव में कोई क्वांटिटी आ गया, मान लीजिए 5 आ गया। अच्छा अब आप सोचेंगे यहाँ तो एक्स वाई जेड है तो 5 कैसे आएगा, तो किसी न किसी पॉइंट पे निकालेंगे ना। जैसे डाइवर्जेंस निकालेंगे, मान लीजिए पर्टिकुलर में पॉइंट 1,4,5 पे निकाल रहा हूं तो बाद में जो भी डॉट प्रोडक्ट आएगा उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू 1, 4 एंड 5 रखेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा। तो अगर वो नंबर पॉजिटिव आता है ना, अगर वो डाइवर्जेंस पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो फैल रहा है, बाहर की ओर डाइवर्ज हो रहा है। और अगर निगेटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो कन्वर्ज हो रहा है। अब अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग प्लस चार्ज जानते हैं, प्लस क्यू चार्ज, उसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें या इलेक्ट्रिक फोर्स की लाइनें जब आप बनाएंगे, खासकर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें, तो आप जानते हैं पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जो होती हैं वो बाहर की ओर निकलती है। तो और जब निगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें होती है वो अंदर की ओर यहाँ पे आके मिलती है, ठीक है। तो अब आप लोग अगर पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फंक्शन दिया हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का फंक्शन के रूप में दिया है, अगर इसका आप डाइवर्जेंस निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं वो बाहर की ओर फैल रही हैं, मतलब डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, कोई भी आप आर्बिट्रेरी एक यहाँ पे सरफेस ड्रॉ करेंगे तो उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। जब आप नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन होगा उसका जब आप डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर आप वहां पे एक आर्बिट्रेरी सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं वो डाइवर्ज नहीं कर रही है, वो कन्वर्ज कर रही है, मतलब निगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। यानी निगेटिव डाइवर्जेंस यानी कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंस का मतलब फैलना, कन्वर्जेंस का मतलब एक जगह पे आके इकट्ठा होना। तो ये फिजिकल मीनिंग होता है कि किसी क्वांटिटी का जो डाइवर्जेंस निकालते हैं वो एक्चुअल में बताता क्या है। ठीक है, वो उस फंक्शन के प्रॉपर्टी को बताता है कि वो फंक्शन वहां पे जो वेक्टर क्वांटिटी है वो डाइवर्ज कर रहा है कि कन्वर्ज। तो आप समझ गए ना, जैसे ये प्लस और माइनस चार्ज का एग्जांपल लेके समझ में आया तो आपको समझ में आ गया और आपको याद भी होगा बहुत अच्छे से कि ये जो
आप ये मैक्सवेल की इक्वेशन जब आप निकालते हैं तो डेल डॉट ई यहाँ पे कुछ ना कुछ आता है, जीरो नहीं आता है। अब सवाल ये होता है कि अगर किसी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस जीरो हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ। तो इसके लिए मैं भी एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कोई मैग्नेट मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें होती है आप जानते हैं नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल से होकर वापस ये नॉर्थ पे चला जाता है। ठीक है, ये लाइनें क्लोज लूप बनाती हैं। तो अगर ये लाइनें इस तरह से क्लोज लूप बना रही हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन है, तो आप यहाँ पे कोई एक आर्बिट्रेरी अगर सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, तो अब देखिए इस सरफेस में अगर तीन मैग्नेटिक फोर्स की लाइनें आ रही हैं, तो वापस इस सरफेस से तीन मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बाहर भी चली जा रही। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसका जब भी आप डाइवर्जेंस लेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जीरो आएगा। और ये आप जानते भी हैं, ये मैक्सवेल का एक इक्वेशन भी होता है, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, जबकि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, जीरो नहीं होता। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का गुण होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस का गुण नहीं होता है, वो जीरो होता है उसका डाइवर्जेंस। कोई भी सरफेस ड्रॉ करेंगे तो जितनी लाइनें उस सरफेस में एंटर करेंगी उतनी बाहर भी निकल जाएंगी। यानी जितना यहाँ पे डाइवर्ज हुआ उतना जितना कन्वर्ज हुआ उतना डाइवर्ज भी हो गया। तो नेट में यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ ही नहीं, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा, जो कि होता भी है। तो एक तरह से ये अगर किसी का डाइवर्जेंस जीरो आ रहा है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, तो समझ लीजिए वो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो ना तो कन्वर्ज कर रहा है ना तो डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, जीरो डाइवर्जेंस है। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि कर्ल का मतलब क्या होता है। कर्ल, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप कर्ल निकालते हैं और वो कर्ल है एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी कुछ ना कुछ आ गया, जीरो नहीं आया, कुछ समय पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आया, चलिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ आया वेक्टर पे, तो अगर कर्ल आ रहा है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी के अंदर एक रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी हुई है। समझ में आया। ये अगर किसी फंक्शन का कर्ल जीरो नहीं आ रहा है, वो कुछ ना कुछ आ रहा है पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो इसका मतलब उस वेक्टर क्वांटिटी के अंदर एक रोटेशनल कर्ल का मतलब होता है कर्ली, घुमावदार, यानी उसके अंदर एक बल आघूर्ण उसके अंदर छुपा हुआ है, एक रोटेशनल प्रॉपर्टी उसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक, अब आप सोचेंगे नहीं समझ में आया, कोई एग्जांपल से देके बताइए। अच्छा, अगर कर्ल जीरो आ रहा है, ध्यान रहे, अगर कर्ल जीरो आ रहा है तो इसका मतलब उस वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कोई भी रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं छुपा हुआ है। आप लोग को अभी मैं पढ़ाऊंगा, जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जब आप कर्ल निकालेंगे ना तो वो हमेशा जीरो आता है। ये आपको याद है, कंजर्वेटिव फोर्स का एक प्रॉपर्टी भी होता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, उसका कर्ल जब आप निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। और कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल होता है, और संरक्षी बल का कर्ल हमेशा जीरो आता है। इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके अंदर कोई भी रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसका विजुलाइजेशन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, जब पृथ्वी के मान लीजिए पृथ्वी आसमान से कोई वस्तु पृथ्वी की ओर जब गिरती है तो वो एक सीधे रेखा में गिरती है। मैं एकदम मतलब फ्रीली छोड़ने को बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो ये घूमते घूमते ऐसा आता है। ठीक है, यानी अगर इसमें कोई भी पार्टिकल अगर अर्थ की ओर आ रहा है तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उस पार्टिकल पे कोई बल आघूर्ण नहीं लगाता, उस पार्टिकल को घुमाता नहीं है। इसीलिए जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका कर्ल हमेशा जीरो आएगा। तो आप कहेंगे कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें कर्ल जीरो ना है, तो ऐसा एग्जांपल है, वही मैग्नेटिक फील्ड वाला ले लीजिए। देखिए फिर ये जो इस पे मैं दोबारा आऊंगा, पहले मैं आप लोगों को ना जरा एक बार फिर से वही बताता हूं। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो आप लोग जानते हैं इसके जो इलेक्ट्रिक फोर्स की लाइनें या इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं वो बाहर की ओर जाती है। ठीक है, अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज इससे दूर भागेगा प्रतिकर्षित होकर, लेकिन एक सीधी रेखा में भागेगा। ये घूमते घूमते गोल घूमते घूमते नहीं भागेगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रखता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होगा, लेकिन एक सीधी रेखा में आएगा। सीधी रेखा में या तो दूर भागेगा या तो सीधी रेखा में इसके पास आएगा।
तो यही कारण है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका भी जो कर्ल होता है वो हमेशा जीरो आता है। ठीक है, कर्ल इसका क्या होता है, जीरो। अच्छा, हमेशा जीरो नहीं होता, ध्यान रहे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें क्लोज लूप बना रही हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाऊंगा, तो वहां पे थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाता है, वो अभी आप वहां पे मत जाइए। अभी इन जनरल वे में समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई स्टैटिक चार्ज हो तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका कर्ल जीरो होता है। ठीक है, यही कारण है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किसी चार्ज के पास आता है तो वो राउंड या उसमें कोई बल आघूर्ण अपने आप जनरेट नहीं होता है। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें आप बनाएं तो यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल, तो ये जो लाइनें नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे गई और वापस साउथ से नॉर्थ आई, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन रखें या कोई भी चार्ज रखें तो वो चार्ज सीधी रेखा में नहीं गति करेगा, वो इस लाइन के अलोंग चलेगा। तो जब यहाँ पे होगा तो उसके डायरेक्शन इधर होगा गति का, यहाँ पे होगा तो डायरेक्शन इधर, और इधर होगा तो डायरेक्शन इधर। और यही लाइनें अगर मैं इधर भी बनाऊं तो यहाँ पे अगर वो चार्ज पार्टिकल होगा तो डायरेक्शन यहाँ पे होगा, इधर इधर होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है तो वो रोटेट करने लगता है। और ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर एंटर करे तो वो या तो सर्कुलर पाथ पे गति करने लगेगा या हेलिक्सिकल पाथ पे गति करने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक टॉर्क छुपा होता है, एक बल आघूर्ण छुपा होता है। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स के अंदर एक रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज को रोटेट कर देता है। तो अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप कर्ल निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि उस वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आप ये चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर रोटेशनल प्रॉपर्टी छुपी है कि नहीं, यानी उसके अंदर कोई हिडन बल आघूर्ण छुपा है कि नहीं। अगर कर्ल पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, ये बात अलग है कि पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा तो वो डिपेंड करेगा कि वो क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, वो बात की बात है। पर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नेगेटिव वो डायरेक्शन को निर्धारित करेगा कि वो जब उसको रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। बट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कर्ल आता है तो इसका मतलब उस वेक्टर क्वांटिटी के अंदर एक बल आघूर्ण छुपा हुआ है जो रोटेशनल प्रॉपर्टी रखता है। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर कर्ल जीरो आ जाता है इसका मतलब उसके अंदर कोई भी रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं छुपा हुआ है और वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स का कर्ल हमेशा जीरो होता है। अब समझ में आया कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल निकालने का मतलब केवल दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ छुपी हुई है, अंदर बहुत सी चीजें छुपी हुई होती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को ये कुछ समझ में आया होगा कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग निकालने का तरीका मैं अभी आगे बताता रहूंगा। अभी इस पे काफी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा तो आप लोगों को काफी कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। फिर ये तो बस आज आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी टाइप का एक लेक्चर मैं दे रहा हूँ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल का तुलनात्मक रूप से, ताकि आप लोगों को इसका केवल मैथमेटिकल इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं केवल ये ना पता चले, बल्कि आपको ये भी पता चले कि ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका क्या होता है। तो ये ग्रेडियंट इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, केवल और केवल स्केलर फंक्शन का कैलकुलेट किया जाता है, जबकि डाइवर्जेंस वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेट किया जाता है। डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो डाइवर्जेंस होता है, और कर्ल क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो उसको कर्ल बोलते हैं। अब ये नाम भी आप समझ गए होंगे कि क्यों उसको डाइवर्जेंस नाम दिया जाता है, क्यों इसको कर्ल नाम दिया जाता है। और डेल ऑपरेटर जैसा कि मैंने बताया अपना वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हमने ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल समझा कि मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ज्योमेट्रिकली और फिजिकली इसका क्या मतलब होता है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा, इसको मैं अभी बाद में डिटेल में एक एक अलग अलग पढ़ाऊंगा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। ठीक है ना, तो वहां भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।